Hi everyone, नमस्ते. कोच सिड हियर. यूएफसी फाइट नाइट अभी अभी खत्म हुई है. O2 अरीना में ये हुआ था फाइट नाइट. एंड यहाँ पर इंडिया की पूजा तोमर की फाइट थी. बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी इंडियन एमएमए के लिए, शोना बैरन के साथ. और बहुत दुख है कि पूजा फाइट नहीं जीती. अगर आपने मेरा फाइट का प्रीव्यू का वीडियो देखा तो आपने मेरे प्रिडिक्शन सुने थे. मैंने आपको बोला था फाइट होने से पहले कि इवन दो उनकी ओपोनेंट मल्टीपल टाइम किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, मुझे लगा था कि एडवांटेज स्ट्राइकिंग में पूजा का होगा. एंड एंड वो सही था. पूजा की जो स्ट्राइकिंग है, स्पेशली उनके जो हैंड्स हैं, उनमें पावर है. और आई थिंक उस वेट क्लास के लिए पूजा काफी सारे फीमेल्स को आउट स्ट्राइक कर सकती हैं, आउट बॉक्स कर सकती हैं उस वेट क्लास में. और उनकी ओपोनेंट जो थी, उनकी जो फ्रंट लेग साइड किक है, वो बहुत डेंजरस है. वो एक्चुअली दोनों फाइटर्स की स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो भी लोग किक बॉक्सिंग की या वुशु के बैकग्राउंड से हैं, उस किक पे वो काफी डिपेंड करते हैं. तो इससे जो फ्रंट लेग साइड किक होती है, जो आपने शोना को देखा, जो बार बार फेंक रही थी, वो हाँ लैंड कर रही थी और काफी बार फर्स्ट राउंड में भी लैंड किया, सेकेंड राउंड में भी लैंड किया. बट वो किक्स बहुत डेंजरस नहीं होती हैं, वो पॉइंट स्कोरिंग किक्स होती हैं किक बॉक्सिंग में. और मैं एग्जांपल दूंगा, उस टाइप की स्ट्राइक हो गई जैसे पुश किक. मुआय थाई में पुश किक होती है. पुश किक से कोई नॉकआउट नहीं होता है, बट पुश किक स्कोर करती है जजेस के सामने और ओपोनेंट को पीछे धक्का देती है. तो सेम चीज ये फ्रंट लेग साइड किक ने पूजा पे बहुत सारे लैंड हुए. शोना ने बहुत बार उस किक को यूज किया. वो एक्चुअली उनका मेन वेपन है सारे फाइट्स में. अगर आप देखें, पहली फाइट्स में भी देखें, तो शोना कॉन्स्टेंटली ये किक फेंकती रहती है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर. और बट यही एक किक थी जिसने थोड़ा सा पूजा को ट्रबल किया. उसके अलावा स्ट्राइकिंग में ऐसा कोई बहुत डेंजर नहीं था पूजा के लिए, बिकॉज अगेन शोना की बॉक्सिंग में इतनी पावर नहीं थी कि वो पूजा को सीरियसली हर्ट कर सकें. ऑन द अदर हैंड, पूजा की स्ट्राइकिंग, स्पेशली उनकी बॉक्सिंग में इतनी पावर है, वो हर पंच नॉकआउट की तरह फेंकती हैं, नॉकआउट पावर वाली फेंकती हैं. बहुत एक्सप्लोसिव फाइटर है. तो इसलिए जब फाइट हो रही थी, उससे पहले जब मैंने प्रेडिक्शन दिया था फाइट का, तो मैंने यही बोला था कि एडवांटेज पूजा का रहेगा. और मैंने ये भी बोला था कि पूजा जीतेंगी और वो नॉकआउट जीतेंगी. पूजा का ओवरहैंड बहुत अच्छा है. वो साउथपॉ खेलती हैं तो उनका रेयर हैंड, ये ओवरहैंड बहुत अच्छा है. और और हाई किक भी, ये पावर लेग वाली बहुत स्ट्रांग है. तो ये स्ट्रेंथ्स थे पूजा के. और बहुत बहुत अच्छी उन्हें वो किक लैंड करी सेकेंड राउंड में. एंड अब क्या बोल सकते हैं कि काफी लोग यही कह रहे हैं कि अंशुल की फाइट में आपने बोला कि अर्ली स्टॉपेज ठीक था, तो अब इस फाइट में क्यों नहीं हुआ वो अर्ली स्टॉपेज. तो से वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत क्लियर नहीं है रूल. बस यही बोलता है कि ये रेफरी का डिसीजन है, रेफरी जो केज के अंदर है उसका डिसीजन है कि उसको लगता है कि फाइटर इंटेलिजेंटली खुद को डिफेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो अब पॉइंट यही है कि अब अंशुल वाले फाइट में क्लियरली दिख रहा था कि अंशुल was still in his senses, अंशुल was still fighting, still defending. और इस केस में शोना का अगर आपने देखा तो कितना ब्रूटल किक था, हाई किक था, एंड चिन पे लगा, एंड शी वाज आउट. एंड एक्चुअली जब पूजा नीचे गई मारने के लिए और उन्हें लैंड किए और पंचेस, तब हर ओपोनेंट केम बैक. दैट्स व्हेन शोना केम बैक. जब उनको दो तीन लगे, इट कम्स बैक. तो बेसिकली नॉकआउट होता कैसा है, द मेरे को खुद खुद में काफी बार नॉकआउट हो चुका हूँ फाइट्स में मेरे, और ट्रेनिंग में भी. तो होता क्या है कि आपका ब्रेन जो होता है, वो एक वो जब उसको हिट लगती है तो वो अंदर ही रोटेट करता है. और अगर बहुत तेज
पंच लगा तो वो एक्चुअली 180 कर देता है पूरा। एंड सो यू दैट्स व्हाई अगर आप कभी भी अपनी फाइट किया हो, कोई हिट लगाओ और लगता है कि सेंटर चला गया, बिकॉज आपका ब्रेन अंदर वाइब्रेट कर जाता है। तो बहुत अच्छी किक थी पूजा की, बहुत अच्छे से लैंड की। बट अनफॉर्चुनेटली जब उनकी ओपोनेंट नीचे गिरी, डर मेरा यही था हमेशा। अगेन प्रीव्यू वीडियो में आपने सुना होगा, मैंने ये बोला था कि ओपोनेंट का बहुत अच्छा जित्सु है, एंड स्पेसिफिकली उनका आर्म बार एक बहुत बड़ा वेपन है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका सबमिशन रहता है आर्म बार। उनकी अगर आप प्रीवियस फाइट्स भी देखें तो काफी बार वो आर्म बार पे ही रिलाई करती हैं, ट्रायंगल आर्म बार कॉम्बिनेशन वो ट्राई करती रहती हैं। तो इस बार भी उन्हें यही किया। तो पहले पूजा ने उनको गिराया, नॉकडाउन किया, एंड फिनिश करने के लिए जब पूजा गई तो पहले उनके ओपोनेंट ने उनको हाफ गार्ड में डाला। एटलीस्ट हाफ गार्ड में डैमेज थोड़ा सा कम हो गया, स्पेस कम हो गया पूजा और उनके ओपोनेंट के बीच में, जिसकी वजह से उनके ओपोनेंट को थोड़ा सा टाइम मिला, उनका ब्रेन थोड़ा सा रीसेंटर हुआ, थोड़ा उनका विजन भी वापस आया होगा। क्योंकि अगर अगेन एग्जांपल से बता रहा हूँ, जब मेरे को भी कभी भी बहुत अच्छा हिट लगा है तो आपको दिखाई नहीं देता कि ओपोनेंट यहाँ खड़ा है कि यहाँ खड़ा है कि यहाँ खड़ा है, 3-4 दिख रहे होते हैं। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट रहा है शोना के लिए कि उनने पूजा को हाफ गार्ड में पकड़ लिया, एंड पकड़ने के बाद थोड़ी देर में ही आपने देखा कि उन्होंने क्लोज गार्ड में कर दिया। तो ना क्लोज गार्ड एक बहुत डेंजरस पोजीशन है जित्सु के स्पोर्ट के लिए, और बहुत बहुत इवन दो अब एमएमए में इतना दिखता नहीं है, बिकॉज ज्यादातर सारे फाइटर्स ब्लैक बेल्ट्स हैं या एटलीस्ट हाई लेवल के जित्सु वाले हैं। तो दोनों ही को पता है कि बहुत डेंजरस पोजीशन होती है क्लोज गार्ड। तो यही मेरे को डर था कि क्लोज गार्ड के अंदर पूजा का रिएक्शन क्या होगा, वो निकल पाएंगी नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि उनने काफी समय स्पेंड किया था अपनी स्ट्राइकिंग पे और वो केज वर्क पे। और आपने देखा कि उनके ओपोनेंट ने शोना ने कितनी बार ट्राई किया पूजा को नीचे ले जाना, बट ले जा नहीं पाई, बिकॉज पूजा ने बहुत काम कर रखा है केज पे, केज डिफेंस उनका बहुत अच्छा है। तो फाइट ऐसे नीचे जाने वाली थी नहीं। अब ये दूसरा सिनेरियो था जो आई एम श्योर कोचेज ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि अगर उस पूजा ने नॉक डाउन किया अंदर घुसी मारने के लिए, फिर उसने कुछ अटैक कर दिया। आई डोंट थिंक इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, बिकॉज जैसे ही हाफ गार्ड में पूजा गई, ऊपर उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, उनने पूजा को वापस क्लोज गार्ड में डाला। क्लोज गार्ड में पूजा स्ट्रेट अवे डिड द राइट थिंग, पूजा ने सही चीज की, शी स्टूड अप। क्लोज गार्ड को नीचे बैठे बैठे खोलना बहुत मुश्किल होता है, आपको खड़ा होना ही होना पड़ता है, जिससे आप उस जो ओपोनेंट का क्लोज लेग्स हैं उन पे प्रेशर पड़े एंकल पे और वो पैर खुल जाए। तो पूजा ने ठीक चीज की। प्रॉब्लम ये था कि जैसे वो खड़ी हुई और उनने बॉडी पे ग्रिप बना के वो खड़ी हुई, ओपोनेंट ने क्लोज गार्ड से हाई गार्ड ट्रांजिशन किया। जब उनने पूजा के आपने देखा उनके उनके पैर पहले पूजा के हिप्स पे थे और फिर जब पूजा खड़ी हो गई तो शोल्डर के ऊपर आने लगे, तो पूजा का पोस्चर ऐसे नीचे ब्रेक हो गया और ओपोनेंट के पैर ऊपर क्रॉस हो गए शोल्डर्स के ऊपर। ये सेटअप होता है ट्रायंगल के लिए और ये सेटअप होता है आर्म बार के लिए। तो पूजा ने ट्रायंगल तो नहीं होने दिया, बट हाँ आर्म बार का सबमिशन शानी ने ट्राई किया। एंड अगेन पूजा वाज डिफेंडिंग वेल। इनिशियली लग नहीं रहा था कि आर्म बार होगा, बिकॉज लग रहा था कि एल्बो ऑलमोस्ट निकल चुका है, बट फिर शोना ने ट्रांजिशन किया, बेली डाउन गई और बेली डाउन करते हुए उनने आर्म को अंदर कर लिया ना। बहुत सारे उसमें टेक्निकल चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। बट जब भी आपको आर्म बार लग रहा होता है और आप खड़े होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ओपोनेंट को स्टैक करें, नीचे की तरफ प्रेशर दें और अपने हाथ को धीरे धीरे करके निकालें। जित्सु में अगर आप सिर्फ जित्सु कर रहे हैं विदाउट ग्लव्स के तो थोड़ा इजी रहता है, बट बिकॉज ग्लव्स होते हैं तो काफी बार फाइटर्स ग्लव्स को ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर ग्रिप होता है कुछ थिक होता है तो यहाँ फंस जाता है, तो हाथ निकलता नहीं है। और अगर हाथ नहीं निकलेगा तो एल्बो नहीं निकलेगा। आर्म बार के लिए आपको एल्बो चाहिए। तो काफी बार फाइटर्स या तो शोल्डर कंट्रोल करते हैं या रिस्ट और शोल्डर कंट्रोल करते हैं जिससे हाथ निकल ना पाए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट शोना डिड। उनने पूजा का हाथ कंट्रोल रखा जिससे एल्बो पूरा निकल नहीं पाया, एंड तब तक उसने ट्रांजिशन कर दिया इनटू बेली डाउन आर्म बार, जिसकी वजह से दिस इज हाउ दैट्स हाउ
शी फिनिश द फाइट। तो बहुत दुख की बात थी, बिकॉज जित्सु पर्सपेक्टिव से बहुत डेंजरस आर्मबार वो इनिशियली नहीं था, बट बिकॉज उनकी ओपोनेंट इतनी माहिर थी जित्सु में कि उनने ये ट्रांजिशन किया। आई थिंक कमेंटेटर्स को भी लग रहा था ये पूजा निकल गई, मुझे भी लग रहा था निकल ही गई है ऑलमोस्ट, बट उनके ओपोनेंट ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया ग्रैपलिंग में, और उस एल्बो को अंदर करके वो बेली डाउन चली गई। अब उम्मीद ये है कि कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो आर्म पे। अगर आर्म में, अगर आर्म बार जब हाइपर एक्सटेंड होता है तो वर्स्ट के सिनेरियो एक ब्रेक हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हील करने में 6 हफ्ते लगते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि हाथ में कुछ फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज टाइट तो आर्मबार लग रहा था, बट एग्जैक्ट डिटेल्स आई डोंट नो। बट हाँ, बहुत दुखी हूँ मैं, पर्सनली बहुत दुखी हूँ, बिकॉज आई नो पूजा फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने देखा है कि उन्हें कितना हार्ड वर्क करके इस लेवल पे वो गई हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आई थिंक आज ऐसा दिन नहीं है जब हम, हाँ, दुखी हो सकते हैं, बट ये परफॉर्मेंस एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो डेफिनेटली इंस्पायर करेगी फ्यूचर फाइटर्स को, कि इंडियंस, हाँ, हम लोग अभी वर्ल्ड चैंपियंस नहीं है, बट 10 साल पहले तो ये भी आइडिया नहीं था कि कभी इंडियन कोई यूएफसी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब पूजा तोमर जैसी फाइटर हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इतने अच्छे हाई लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और फाइट जीतते जीतते रह गई। एंड बहुत अगेन, अंशुल जुबली, माइक ब्रीडन, सेम केस, मतलब इतना अच्छा फाइट करते 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 एंड में बिकॉज ऑफ फैक्टर्स वो फाइट नहीं जीत पाए। तो बट एक बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे फाइटर्स इतने अच्छे लेवल पे जा रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी वो थोड़ा सा बस 19-20 का फर्क है, वो रिफाइनमेंट बचा है, जिसके बाद उस फाइट जीतने लगेंगे। मुझे पता है काफी लोग कमेंट में बोलेंगे कि इंडियन फाइटर्स लेवल के हैं नहीं, और एंड बात स्टेटिस्टिकली ठीक होगी कि इंडियन फाइटर्स इस साल हारे हैं, बट आप ये भी देखिए किस लेवल से आए हैं। इंडियंस का कोई चांस नहीं था यूएफसी में जाने का, अब यूएफसी में हम लोग आ गए हैं और कंपेरेटिव फाइट्स कर रहे हैं। तो गिव इट अनदर 5 years, यही जो कंपेरेटिव फाइट्स हैं ये इंडियंस जीतने लगेंगे, और गिव इट 10 years, इंडियंस विल बी किलिंग इट इन ऑल वेट क्लासेस। ये होगा, इट्स नॉट प्रश्न इफ का नहीं है, इट्स व्हेन, कितने टाइम में होगा, ये होगा। इंडियन फाइटर्स लेवल उनका बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहे हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ टक्कर की फाइट्स दे रहे हैं। सो हाँ, अगर आप पूजा तोमर के फैन हैं, इंडियन एमएमए के फैन हैं, तो डोंट गिव अप। पूजा तोमर वापस आएंगी और भी बेहतर आएंगी। आई एम श्योर जो गैप्स उनके गेम में हैं, जो इच्छू पे मैंने बोला कि इतना समय नहीं दे पाए, बिकॉज इतना ज्यादा इतने ज्यादा एरियाज पे फोकस करना पड़ता है। एमएमए बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग भी है, रेसलिंग भी है, केज वर्क भी है, जित्सु भी है, इतने एरियाज पे वर्क करना पड़ता है कि एक आध एरिया पे कॉम्प्रोमाइज का हो ही जाता है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, पूजा के जित्सु कोच हैं मार्सेलो, और उनके साथ तो आई थिंक वो, मैं 3 महीने पहले उनसे मिला था, और उनने मेरे को गारंटी दिया था कि वो पूजा के साथ काम करेंगे बहुत, और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। इस कैंप के लिए इतना मेरे ख्याल से काम नहीं कर पाए, बिकॉज फोकस ज़्यादा टेक डाउन डिफेंस पे था, स्ट्राइकिंग पे था। बट आई थिंक इसके बाद मार्सेलो कोच एंड पूजा विल वर्क टुगेदर, इम्प्रूव हर जित्सु इवन मोर, एंड इसके बाद हमें बहुत अच्छा वर्जन, इम्प्रूव वर्जन पूजा का देखने को मिलेगा। तो प्लीज गाइज डोंट गेट डिस्करेज्ड। इंडियन में भी अभी हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, वी स्टिल हेयर। हम लोग अभी भी वी आर वेरी कंपेरेटिव, एक दो फाइट हार गए, बट यू विल सी आवर फाइटर्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऑब्वियसली अंशुल एंड पूजा यूएफसी में हैं, इम्प्रूव करेंगे, दे विल कम बैक, दे विल विन। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर्स आ रहे हैं, उनके लिए ये पूजा तोमर ने और अंशुल जुबली ने जो किया है, जो जो डोर्स खोले हैं, जो रास्ते खोले हैं, इस पे ये यंग अगले जनरेशन के फाइटर्स बहुत बेनिफिट करेंगे। एंड सो दैट वाज द पूजा का फाइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जब भी वो इंडिया आएंगी, वो हमेशा क्रॉस टेन पे आती हैं, तो we'll talk about a fight,
हम लोग उनका उनका टेक्निकल ब्रेकडाउन भी करेंगे उनसे। आई वर्क विद पर्सनली पोजीशंस पे दोबारा हम लोग काम करेंगे, जो पोजीशंस मुझे लगता है कि उनको हेल्पफुल रहेगा। मैं, मार्सेलो और पूजा डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। तो दैट वाज द फाइट। उसके अलावा मेन इवेंट इस कार्ड का मैंने आज सुबह देखी, बिकॉज रात को पूजा की फाइट के बाद मेरे से बिल्कुल देखा नहीं गया। तो आज सुबह उठ के मैंने फिर मेन इवेंट देखा। या आई मीन फैंटास्टिक मेन इवेंट। लियोन एडवर्ड्स फॉर्मर चैंपियन, और और कितना कितना उनके लिए क्या बोल सकता हूँ मैं। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फाइट, बट बट शॉन ब्रेडी रियली उन्होंने दिखाया कि रेसलिंग और अगेन इज द सेम थिंग, रेसलिंग, जिu-jitsu, ग्रैपलिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। लियोन एडवर्ड्स बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, एंड ऑल्सो वेरी गुड टेक डाउन डिफेंस। बट इस फाइट के लिए जो शॉन ब्रेडी ने किया अपने टेक डाउन स्ट्राइकिंग को मिक्स करके, वो हैट्स ऑफ। मतलब मैंने लास्ट टाइम शॉन ब्रेडी को फाइट करते हुए देखा था लाइव, अबू धाबी में देखा था जब उनकी बिलाल मोहम्मद से फाइट हुई थी। एंड वो तो कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन था, बिलाल ने उनको कंट्रोल किया, मॉल किया, थका दिया। इट वाज अ वन वे बीटिंग। तो उसके बाद से मैंने ऑनेस्टली थोड़ा सा राइट ऑफ कर दिया शॉन ब्रेडी को। मैंने कहा ये आई डोंट थिंक ही कैन बिकम टॉप लेवल चैंपियन। बट उनने जो उसके बाद, उस फाइट के बाद जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी ग्रैपलिंग इतने हाई लेवल पे हो गई है, कंडीशनिंग इतनी अच्छी हो गई है। सो मे बी दैट बिलाल वाले फाइट ने उनके अंदर कुछ चेंज किया है, कि उनकी मेंटालिटी, उनका जो किलर इंस्टिंक्ट वापस आ गया है। बिकॉज ही इज डेंजरस एवरीवेयर। मतलब उनके टेक डाउन अच्छे हैं, सबमिशन अटैक्स बहुत अच्छे हैं, उनने बैक कंट्रोल कितने अच्छे से किया। किमोरा वो ट्राई कर रहे थे, गिलिटीज वो ट्राई कर रहे थे, वेरी डेंजरस ग्रैपलर। तो अगर आप लियोन एडवर्ड्स को बार बार इतने आसानी से नीचे में कंट्रोल कर सकते हैं और डोमिनेट कर सकते हैं, तो आई थिंक ही इज गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। आई मीन ऑब्वियसली द नेक्स्ट मैचअप शॉन ब्रेडी का बिलाल मोहम्मद से ही होगा, बिकॉज बिलाल नाउ हैज बीटन बोथ। दोनों फाइटर्स यहाँ पर जो फाइट कर रहे थे मेन इवेंट में, लियोन एडवर्ड्स और शॉन ब्रेडी, दोनों को बिलाल हरा चुके हैं। बट आई थिंक इस बार अगर रीमैच होता है शॉन ब्रेडी का बिलाल के साथ, तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज शॉन ब्रेडी का अब लेवल वो 2 साल पहले वाला लेवल नहीं है। ही इज गॉन अप, ही इज रियली लेवल्ड अप, उनका बहुत लेवल बढ़ा है। तो आई विल बी इंट्रीग्ड टू वॉच। आई डोंट नो कितना एक्साइटिंग फाइट होगा। इट विल, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रैपलिंग हेवी फाइट हो जाएगा। दोनों लोग एक दूसरे से रेसलिंग कर रहे हैं, या फिर दोनों लोग, बिकॉज काफी बार ये होता है कि दोनों जब ग्रैपलर्स अच्छे होते हैं तो इट बिकम्स अ स्ट्राइकिंग मैच। बट देन दो ग्रैपलर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इतना अच्छा एक्साइटिंग नहीं होता है। बट आई थिंक विद दीज टू फाइट एक्साइटिंग ही होगा। इट विल बी डिफिकल्ट मेरे ख्याल से, बहुत सारे पेपर व्यू बाइज शायद ना आए, बिकॉज बिलाल भी और शॉन ब्रेडी भी नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है जनरली। नॉकआउट और आर्टिस्ट ही पेपर व्यू यूएस में सेल कर पाते हैं। तो आई थिंक काइंड ऑफ मेरा ये फीलिंग था कि ये मेन इवेंट बनाया गया था लियोन एडवर्ड्स के लिए, कि लियोन एडवर्ड्स जीते। एक्साइटिंग फाइटर हैं, यूके में फाइट हो रही थी, अगर वो जीतते तो अगेन एक एक्साइटिंग रीमैच होता बिलाल के साथ। बिकॉज काफ़ी सारे मीम्स चल रहे थे कि डीना वाइट खुश नहीं है बिलाल के साथ, दे वांट एन एक्साइटिंग नॉकआउट आर्टिस्ट। बट शॉन ब्रेडी ने वो सारे प्लान्स को चौपट कर दिया। क्या फाइटर है, मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस टुडे। एंड आई थिंक अगर दोबारा रीमैच होता है बिलाल के साथ, विच इज द ऑब्वियस फाइट टू मेक, शॉन ब्रेडी वर्सेस बिलाल, आई थिंक शॉन ब्रेडी बिलाल को बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं। बट अगेन बिलाल ने भी, मतलब बिलाल का भी रेसलिंग कार्डियो इतना अच्छा है कि एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकते। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग मैचअप। लियोन एडवर्ड्स, आई डोंट थिंक इट्स ओवर फॉर लियोन एडवर्ड्स। आई थिंक नेक्स्ट फाइट में उनको एक स्ट्राइकर मिलना चाहिए, तो वो अपनी स्ट्राइकिंग शोकेस कर सकें। ही इज अ ग्रेट फाइटर। तो हाँ, ये था यूएफसी फाइट नाइट, एडवर्ड्स वर्सेस ब्रेडी। पूजा तोमर विल बी बैक, आई एम श्योर, एंड शॉन ब्रेडी जीत गए। ही इज गोइंग टू गेट द टाइटल शॉट नेक्स्ट, एंड लियोन एडवर्ड्स हारे, बट ही विल बी बैक also. I'm sure you'll have a exciting fight. तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, hope you guys enjoyed it. Thank you so much for watching this channel. आप लोगों ने पिछले 2-3 महीने में कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, कितना आप लोग
फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर कोई वीडियो टाइम पे नहीं आता है तो आप रिमाइंड करते हैं कोच प्लीज अपलोड द वीडियो। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई और आपके दोस्त हैं जो यूएफसी फॉलो करते हैं, उनको फाइट्स का ब्रेकडाउन चाहिए, जो एक्चुअल कंपेटिटर्स और स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू देम, लेट देम नो कि कोच सेट का अकाउंट है एंड ही इज मेकिंग वीडियोस ब्रेकिंग डाउन यूएफसी फाइट्स। तो thank you so much guys, until next time, thank you so much and take care, bye, us